नर्मदे हर। नर्मदे हर। ग्लोबल फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी व्यक्ति को पहले मैं एक बार परिचय दे देती हूँ कि आज हमारे साथ यमुना तट दिल्ली से जुड़े हैं श्री अरविंद जी, और काफ़ी सालों से वो दिल्ली में ही सेटल हैं और बहुत सारे मानवता के कार्य कर रहे हैं। और मेरा सौभाग्य है कि इस बार जब हमारी पहली बातचीत हुई तो पहली बातचीत में ही उनकी संस्था की तरफ से निमंत्रण आया था मुझे सम्मानित करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य था मेरा कि मैं दूसरे अपने कुछ प्रोग्राम में और कुछ जल शपथ के मुहिम में लगी हुई थी जो मैं दिल्ली नहीं पहुंच पाई। उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूं, लेकिन चाहूँगी आपकी संस्था के किसी प्रोग्राम में किसी दिन ज़रूर उस मंच को साझा करूं। तो अरविंद जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे ग्लोबल फाउंडेशन के इस धरातल पर। और हम चाहेंगे सबसे पहले तो आप थोड़ा सा अपनी संस्था के बारे में ही हमें बताएं कि आपका क्या कार्य क्षेत्र है। सर्वप्रथम मैं बहुत ही आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा और ये मंच दिया और आपने मुझे बुलाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जैसा कि मुझे आपके इसके बारे में पता चला था और मैंने देखा, मैं नित्य प्रतिदिन आपके कार्यक्रम देखता हूं, बड़ा अच्छा लगता है कि आप इस जो एक अभियान है, एक आपने जो एक, मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से आप इस योजना को लेके चल रहे हैं, ये हम पहले टीवी में देखते थे, अखबार में पढ़ते थे, न्यूज में सुनने को मिलता था कि, लेकिन अब साक्षात आपसे आज वार्ता हो पा रही है इस विषय पे। मैं अपने बारे में, मैं अरविंद भारद्वाज, रहने वाला बुलंदशहर से हूँ, जो उत्तर प्रदेश में हमारा नजदीकी जिला है, एनसीआर में आता है। तो मैं कुछ संस्था है हमारी अखिल भारतीय हिंदू सेवा दल, जो अभी हमारी 14 राज्यों में संस्था काम कर रही है। और ये जो हमारा इसके अध्यक्ष हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश हैं, माननीय मनोज भारद्वाज जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो हमारा ये गौ संरक्षण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, जो गौ माता हैं उनका सेवा और उनकी जो आज अब रोड पे जो घूमती हैं उनको इकट्ठा करके उनको बेचना और पौधे लगाना। तो जो अभी आपका वाला मैं देख के बड़ा खुश हो रहा था कि चलो एक दो तीन चीजें हमारी मैच कर रही हैं। तो हम जो हिंदू सनातन संस्कृति है, जो धर्म है, उसके प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। तो ये कई बार देखने को मिलता है कि और धर्मों की अपेक्षा हम काफी पिछड़े हुए हैं इन चीजों में, और बहुत लोग आगे सजग हैं, उनको शिक्षा दी जाती है, इस मामले में हम काफी पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल। तो हमारा जो संगठन है 14 राज्यों में, जैसे हमारा दिल्ली हो गया, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब और इधर की जो पूरी बेल्ट है उसमें हम कार्यरत हैं। तो इसके संगठन का जो एक दायित्व है मेरे पास, राष्ट्रीय संगठन मंत्री का दायित्व है, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। और अभी कोरोना काल में काफी कम हुआ, जिसकी वजह से हम लोग इसमें थोड़े से एक्टिव हुए हैं दोबारा से। इसमें अभी हम टीम्स बढ़ा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। एक हम लोग महामना माले मिशन है, जो बीएचयू के जो पुरातन छात्र हैं उन्होंने इसको स्थापित किया नई दिल्ली में। और महामना माले मिशन 1978 से स्टैब्लिश है संस्था, और ये काफी अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करती है। जैसे अभी एक वाङ्मय प्रोजेक्ट है, तो जिसमें जितना भी मालवीय जी के जीवन काल में उन्होंने अपनी जितनी भी घटनाएं, उन्होंने इतिहास लिखा, जो भी काम किए, जो भी मुकदमे लड़े, जो भी सामाजिक सरोकार उनके रहे, उसका पूरा 22 खंडों में एक वाङ्मय तैयार हो रहा है, जो संपूर्ण वाङ्मय है, जो टोटल कलेक्टिव वर्क उनका रहा, उस पर काम चल रहा है। जैसे और बहुत सारे, जैसे महात्मा गांधी जी का आ गया, सरदार पटेल साहब का आ गया, राम मनोहर लोहिया जी का आ गया। लेकिन ये सबसे बड़े विद्वान थे और महामना की उपाधि इन्हीं को मिली थी, उसके बावजूद भी इस पे काम नहीं हो पाया, लेकिन अभी चल रहा है। इसमें एक समिति है गीता ज्ञान दर्शन समिति। गीता ज्ञान दर्शन समिति में जिसका भी दायित्व मेरे पास है कि जो हम लोग धर्म, संस्कृति, श्रीमद् भगवत गीता, उसका प्रचार प्रसार, कि जो अभी युवा पीढ़ी है उसमें प्रचार प्रसार जाए, लोग उससे जुड़े। और आज के समय में देखने को मिलता है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, हमारे परिवार के लोग, हमारे सदस्य, कई बार देखने को मिलता है कि जैसे सत्यनारायण स्वामी की कथा होती है घर में, या कुछ छोटा मोटा और कोई कथा का आयोजन होता है, या कुछ और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, तो उनमें
बच्चे जो हैं प्रसाद को भी त्याग के चले जाते हैं कि ठीक है मम्मा खा लेंगे, पापा ले लेंगे, बाद में हो जाएगा, देखेंगे। और बड़ी आसानी से हम लोग भी उस चीज को मान लेते हैं और वो इस तरह की विचारधारा बन जाती है कि जैसे हम बहुत ज्यादा लिबरल हो जाते हैं उस चीज को लेकर कि भाई चलो ठीक है, जैसे बच्चे ने कह दिया मान लिया। लेकिन और धर्मों में ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो चाहे अनपढ़ हो, लेकिन अपनी चीजों को लेके, जैसे नमाज है तो 5 टाइम में अदा नहीं करेगा, 1 टाइम जरूर पढ़ेगा। 1 टाइम भी नहीं पढ़ पाता है तो उसके बावजूद वो शुक्रवार को जरूर जाएगा। जिंदगी में ज़कात, जो जैसे हम लोग दान पुण्य करते हैं, और अपना जमात का हो गया, ऐसे ही हमारे सिख धर्म में भी हमको बार बार याद दिलाया जाता है कि कैसे कैसे उन्होंने अपने त्याग किए, कैसे कैसे बलिदान दिए, और एकजुट रहते हैं। 1-2% की आबादी में और इतने बड़े बड़े गुरुद्वारे, इतने बड़े बड़े लंगर, इतने बड़े बड़े काम करते हैं, ये हमें सीखना चाहिए। उसके अलावा धर्म में जो हम लोग आज हमारे परिवारों में, चाहे कोई रामायण पढ़े, चाहे कोई गीता पढ़े, चाहे कोई वेद पुराण, जिसको जिसमें रुचि है, जो पढ़ना चाहता है, ये हमारा इतना गौरवशाली इतिहास रहा है। तो जो भी जिस चीज से जुड़ना चाहता है उससे जुड़े। उस जुड़ाव के लिए हम अलग अलग संगोष्ठियां करते हैं, ऑनलाइन कार्यक्रम करते हैं, जैसे आपका कार्यक्रम है। ऐसे ही मैंने कोरोना काल में अभी बड़े बड़े कार्यक्रम जैसे इंद्रेश जी भाई साहब का कार्यक्रम किया, आलोक कुमार जी का किया, विष्णु प्रसाद के विनोद बंसल जी का कार्यक्रम किया, स्वामी धराचार्य महाराज जी का किया। तो ऐसे हम कार्यक्रम करते रहते हैं। और अभी हमने जो एक फिजिकल कार्यक्रम किया था जिसमें आपको भी निमंत्रण भेजा था, दुर्भाग्य हमारा रहा कि आपके पास समय नहीं रहा और आप नहीं आ पाए, लेकिन आगे अब आपसे जुड़ाव हुआ है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप एक उत्तर प्रदेश की बदायूं के जिले के रहने वाली बेटी इतना बड़ा बीड़ा उठा के आप एक काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े गौरव की और सम्मान की बात है। मैंने आपको देखा था कि आपने पैदल कितनी बड़ी बड़ी यात्राएं की हैं, और आप, मैं एक चीज और भी सोच रहा था कि इस उम्र में आपके अंदर प्रेरणा कैसे जगी कि इतना बड़ा दायित्व आपने ऊपर ले लिया। और आप, अभी मैंने देखा कि 1 करोड़ पौधे लगाने की आपकी योजना है जिस पे आप काम कर रहे हैं। ये जिंदगी में बड़ी सोच से चीजें पैदा होती हैं, और जो आप विजन लेके चल रहे हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि पूरा देश आपके साथ एक दिन जुड़ेगा। और ये धन्यवाद। एक आपका जो विजन और जो मिशन है, ये सार्थक तरीके से आगे बढ़ने के साथ साथ अपने मुकाम तक भी जरूर पहुंचेगा। अभी परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभी कार्यक्रम चल रहा था जिसमें 11 बजे बोलते हैं मन की बात में, उन्होंने इस विषय पे बोला है, जल संरक्षण पे, और बार बार प्रधानमंत्री बोलते रहे हैं इस विषय को लेकर। जल संरक्षण में हम देखते हैं कि हमारी ये बड़ी मूल समस्या बन गई है, और खास तौर से शहरों में। गांव में तो चलो ठीक है कि खेती में पानी जाता है तो वहां से फिर उसका जो एक लेवल है पानी का ऊंचा भी रहता है कई बार, लेकिन शहरों में जैसे हमारी बहन है, बेटियां हैं, घर की हमारी महिलाएं हैं, माएँ हैं, जैसे बर्तन धोती हैं तो लगातार वो पानी चलता रहता है, तो उनको एक याद दिलाने की जरूरत है, उनको एक मैसेज देने की जरूरत है कि भाई आपको इस पानी का बचाव भी करना है, आपको टंकी तब तक बंद रखनी है। जैसे हमारे समाज के लोग हैं कि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, कि हम लोग सेविंग करने जाते हैं, सबको खुला छोड़ देते हैं, पानी बहता रहता है। अस्पतालों में, पार्कों में, सरकारी संस्थानों में टॉटियां या तो चोरी कर ली जाती हैं, या वो टूटी या पुरानी हो जाती है तो पानी वहां से बहता रहता है, लगातार जल का क्षय होता है। तो ऐसी कई चीजें हैं। जैसे और आप देखेंगे कि टॉयलेट में 5 लीटर 6 लीटर पानी एक बार में आप फ्लश करेंगे तो जाएगा ही जाएगा, वेस्ट जाएगा। तो अभी मैं पढ़ रहा था कि उत्तराखंड में वहाँ के जो जल स्रोत संस्थान है, उन्होंने कि भाई एक जो आप बोतल लीजिए प्लास्टिक की, उसमें रेत भरिए, 1 लीटर की बोतल होगी, और उसको आप उसके अंदर डाल दीजिए, जिससे कि आपका कम से कम 1 लीटर पानी बचेगा। ये मैंने पढ़ा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं कि जिनके लिए अवेयरनेस लाने की बहुत जरूरत है। हम ऑफिसों में जाते हैं, आज ही मैं एक ऑफिस में गया तो मुझे बड़ा अचंभा लगा कि मैं जब वहां पे गया कि उनके वहां पे लगातार पानी बह रहा था। उनको मैंने निवेदन किया कि भाई आज मुझे इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया है और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि पानी बह रहा है, तो आप इसको रोकिए। उनको मैंने निवेदन किया कि बोले इनका मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है। मैंने कहा मेंटेनेंस का प्रॉब्लम बाद में है, पहले प्रॉब्लम ये है कि पानी बह रहा है।
आप बहुत उसको कैसे सुंदर, सॉर्ट बहुत आउट सार्थक। करेंगे वो आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन आपको ये पानी दिख रहा है बहता हुआ, इसको रोकना चाहिए, इसके लिए काम करना चाहिए। और मैं कितने कितने मैंने फिर आपके विषय में बताया, उनको मैंने वीडियो निकाल के दिखाई, मैं देखिए कैसे कैसे काम हो रहा है और कितना लोग त्याग करके तपस्या करके अपना जीवन इसमें आगे बढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं। और मैं तो देखता हूँ कि जल संरक्षण का जो आपने मुद्दा उठाया, हमारे लिए एक एक बूंद कीमती है। और बिल्कुल। आने वाले समय में तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे शहरों में क्या है कि आज के समय में ना तो यहाँ पे दिल्ली में हम देखते हैं पानी यहाँ का खारा पानी होता है, ना तो इसको पी सकते हैं ना नहा सकते हैं। और ये हालत होती है कि अगर आपने गलती से उसको मतलब पी लिया तो आपको डायरिया या कोई बीमारी आपको निश्चित हो जानी तय है। पानी हमारा आता है पीने के लिए हरियाणा से आता है, उधर से जो कैनाल है बैराज है। उत्तर प्रदेश से गंगा वाटर, जो गंगा वाटर के नाम से आता है, उसको यहाँ फिल्टर किया जाता है। जमुना का गंदा पानी उसको फिल्टर किया जाता है, उसको कई बार उसकी रिसाइकलिंग होती है। उसके बाद उसमें फिर फिल्टर लगाए जाते हैं या फिर आरओ लगाए जाते हैं। तो इतनी दयनीय स्थिति हो जाती है कि उससे बीमारियां भी लगती हैं लोगों को। पानी में जो मेन तत्व होते हैं जो चाहिए होते हैं वो मिलते ही नहीं है, वो मर चुके होते हैं। टीडीएस का जो लेवल है वो घट बढ़ चुका होता है, तो बीमारियां बढ़ती हैं, पेट खराब रहता है ज्यादातर लोगों का। आप देहात में जाइए, छोटे गांव में जाकर देखिए, आज भी नल का पानी पी लीजिए, 2 दिन आप पानी पीजिए, आप दुरुस्त हो जाएंगे, पेट आपका एकदम ठीक रहेगा। और शहरों में आप अगर पता करेंगे देखेंगे तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाई उनको पानी ठीक नहीं मिल पाता। पानी ठीक नहीं है तो जो मेटाबॉलिज्म है वो सिस्टम सारा खराब हो जाता है। तो पानी तो एक ऐसी जिंदगी का आधार बन गया है कि इसके बिना तो जीवन में कल्पना करना ही मुश्किल है बिल्कुल। कि अगर पानी नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो मैं तो आपके विजन के साथ जुड़ गया हूँ, मेरे लायक जो भी सेवा हो सार्थक तरीके से आपके विजन में हम साथ देंगे, आपके साथ जुड़े हैं। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये और भी ज्यादा अच्छी बात है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि आपने आमंत्रित किया मुझे। और हमारे पास तो छोटे छोटे चीजें हैं जिससे हम आगे लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं, बता सकते हैं, कह सकते हैं। बाकी आप जो भी आदेश करेंगे वो उसको हम आगे बढ़ाएंगे। नहीं, मैं निवेदन ही आपसे कर सकती हूँ। और आज आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि आपकी संस्था हो, ग्लोजल फाउंडेशन हो या प्रकृति प्रदत्त कोई भी प्रयास हो, हम सब स्तंभ मात्र हैं। भूमि अपनी धरातल बिछा चुकी है, आकाश उस पे एक छत बिछा चुका है। बीच की जो नदियां हैं, जो वृक्ष हैं, जो पहाड़ हैं, जो भी प्रकृति की सौंदर्यपूर्ण तत्व हैं, उनको हमारे आपके जैसी जो संस्था हैं वो स्तंभ हैं, जो हर कोने पर भारत के अगर खड़ी होंगी, हर कोने पर भारत के खड़े होकर अगर संभाल पाएंगी, तभी कहीं कोई बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा। ये कोई एक वृक्ष लगा देने से, मतलब आप सोचिए 130 करोड़, मेरे अपने लिए व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं देखूं तो 1 करोड़ का संकल्प बहुत विराट संकल्प है, बहुत बड़ा प्रयास है, बहुत मेहनत करनी होगी। शायद जीवन काल तक भी चले, शायद 2 साल में भी रुक जाए, समाप्त हो जाए, पूर्ण हो जाए। लेकिन 130 करोड़ में अगर आप देखेंगे तो वो अंश मात्र है। इतने बड़े यज्ञ में इतनी सी आहुति है, कई सारी शिप्रा को निकलना पड़ेगा भारत के हर कोने से, वो जागरूकता करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके एक बड़ा फर्क आएगा। और ऐसा नहीं है कि एकमात्र मैं ही कर रही हूँ, बहुत से लोग हैं, उनसे प्रभावित होकर मैं भी निकली हूँ। और हम समय समय पर अगर जुड़ेंगे तो कार्य हो जाएगा। और मुझे लगता है कि प्रकृति को हम संभालें, इससे कहीं अधिक जरूरी है, कहीं अधिक आवश्यक है कि हम प्रकृति को व्यथित ना करें। नदियों में से कचरा निकालें, इस प्रयास की कभी आवश्यकता ही ना हो अगर देवी समान नदियों में कचरा डाला ही नहीं जाए। वृक्ष लगाने की कभी आवश्यकता ही नहीं होती अगर वृक्ष को इतनी निर्दयता से काटा नहीं जाता। क्योंकि एक भाग प्रकृति का ऐसा था कि हमें भरपूर जल मिला, भरपूर ऑक्सीजन मिली, भरपूर हरियाली मिली, जो हमें लगा कि जो चीजें मुफ्त में होती हैं उनकी कद्र नहीं होती। हमने बहुत निर्दयता दिखाई, अमानवीय हो गए। फिर ऐसा लगा कि अब सब समाप्त हो रहा है, अब हमें ही ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। मतलब मैं चूंकि अब लगभग 3 साल से जंगलों में ही हूँ, अभी भी मैं आपसे एक आश्रम से ही बात कर रही हूँ जहाँ कनेक्टिविटी भी कम है, बिल्कुल कोई सुविधाएं नहीं, एक बेसिक गांव में जो सुविधाएं होती हैं।
और मैं हमेशा इंदौर से दूर मैया के तट पे ही रहना पसंद करती हूँ कि कोई एक साधारण सिंपल स्वाभाविक वातावरण हो। आप देखिए कम से कम मुझे वो फ़र्क बहुत पता चल जाता है, क्योंकि जैसे ही दिल्ली में प्रवेश करती हूँ वहाँ पता चल जाता है वो जो सांस की जो लय चलती है, हमने अपनी सुविधाओं से उस वातावरण को कितना दूषित कर दिया है, उसको कितना मतलब सुविधा देते देते एसी हो, फिर एक गाड़ी हो, फिर दो गाड़ी हो, फिर कूलर हो, आरओ हो, ये सुविधाएं इनिशियली बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन जब भरपूर सबने उसका इस्तेमाल किया तो आज आप देखिए कि माहौल ही ऐसा हो गया है कि वो सुविधाएं ही आज हमारा कहीं ना कहीं शत्रु बन बैठी। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि एक सार्थक प्रोग्राम में आप आने वाले थे और ये आपके दिमाग में सतत मनन चल रहा था, और आज जब आप उस ऑफिस में गए और आपने जल को देखा कि जो जल सहज के रखना था बच्चे की तरह, वो अनाथ बच्चे की तरह बह रहा है, जिससे उसका कोई माँ बाप नहीं है, जिससे उसका कोई परिवार नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कि वो संतान है, हमें समझना पड़ेगा वो हमारी संपदा है, हमें उसी भाव से सहजना पड़ेगा। तो कितने अच्छे से आपने बताया एक छोटी सी पहल कि आज मुझे एक प्रोग्राम में बुलाया गया है और आपकी आंखों में चुभा। बस यही मानवीयकरण हमें जीवित करना है कि हमारे अंदर इतनी मानवीयता हो। होता यह है कि मंचों से भाषण हो जाते हैं, होता यह है कि फोटोग्राफ्स में बहुत कुछ दिख जाता है, पर उसका 50% भी अगर हम कृत्य करते रहें, अगर हम कर्म करते रहें तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो बहुत अच्छी मुझे आपकी सोच लगी। तो आपकी संस्था मेरी संस्था में ये इसमें मैं शब्द दो भी चीजें नहीं और कहना कहूँगी। चाहूंगा कि उत्तराखंड में भी जब केदारनाथ वाला एक हादसा हुआ 2013 में हुआ, जो पहाड़ नीचे आया, और अभी वर्तमान में भी कुछ दिन पहले पिछले महीने, शायद इसी महीने, पिछले महीने भी नहीं, पूरे टनल पे पेड़ पौधे और पूरा रिसाव और पूरा अंदर तक गया। दरअसल ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने इस चीज को इजाद किया है, पैदा किया है कि पहले पेड़ पौधे लगाए जाते थे, आज काटे जाते हैं औद्योगिकरण की वजह से। और सरकार एक तरफ पौधे लगाने की बात करती है लेकिन खुद परमिशन देती है। शहर में तो इतना बुरा हाल हो गया है कि पौधे आपको जैसे पूर्वी दिल्ली है देखने को मिलेंगे ही नहीं। पार्क में केवल नाम मात्र के लिए पौधे लगते हैं, तो उसमें छोटा सा पार्क होगा, लोग आएंगे तो सुनेंगे पता नहीं कितना हरियाली वाले वातावरण में आ गए। ये मुझे लगता है कि ये सबके अंदर एक अवेयरनेस लानी पड़ेगी और लानी चाहिए, इस पे काम होना चाहिए कि जल संरक्षण और एक पौधा जो आप लगाने वाली बात कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा उपयोगी है। जब पौधे नहीं होंगे, वाष्पीकरण नहीं होगा, वाष्पीकरण नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो जल का संचयन कैसे करेंगे? जल का संचयन पहले आप देखो गांव देहात में आज भी बहुत, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, तो हम देखते हैं कि हमारे गांव में पोखर होती थी, पोखर होती थी तो वहां पे गाय भैंस जाती थी और पानी का लेवल थोड़ा ऊपर रहता था। धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, आबादी बढ़ती गई, लोगों ने उस पोखर को पाट दिया, अब वहां पे चीजें होती नहीं है, पानी का लेवल नीचे चला जाता है। जनसंख्या बढ़ रही है, घनत्व, जैसे पहले चीजें होती थी कि भाई 10 परिवार हैं, आज 10 की जगह 20 परिवार हो गए हैं, साधन उतने ही हैं, प्रकृति उतनी है। अब तो कई सारे ऐसे विषय हैं कि इनमें अगर अवेयरनेस रहे, और जैसा आपने कहा कि एक सप्ताह नहीं बहुत सारे सप्ताह में निकलना पड़ेगा, निकलना भी चाहिए, तो ये सबसे बड़ा ये है कि जागरूकता का अभियान चले, लोग जागरूक होकर उनकी जिम्मेदारी क्या है, खुद उस स्वयं समझे कि भाई हमने करना क्या है। जल का मैं संचयन खुद अपने लिए कर लेता हूँ, अपना जल बचा लेता हूँ, मेरी स्वयं की जिम्मेदारी में किसी का एहसान नहीं कर रहा। मुझे सांस चाहिए, मुझे पानी पीना है तो मुझे जल संचयन भी करना पड़ेगा, मुझे सांस चाहिए तो मुझे पौधा भी लगाना पड़ेगा। तो ऐसे कई सारे विषय हैं। आपका एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आपका समर्थक वर्ग तैयार हुआ है, और आप इस पे जो काम कर रहे हैं, तो आपकी प्रेरणा से लोग आगे बढ़ेंगे और बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि बढ़ रहे हैं, और आप उत्तर प्रदेश की बेटी हैं, ये हमारे लिए और भी सम्मान की बात है कि इतना बड़ा विजन, इतना बड़ा मिशन आप लेके चल रहे हैं, और हमारे जिले से लगते हुए तो और ही ज्यादा हमारा गौरव बढ़ जाता है कि बिल्कुल बिल्कुल। बदायूं और बुलंदशहर बिल्कुल लगा हुआ है। मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि आपको इतनी कम उम्र में ये प्रेरणा कहाँ से मिली, जो आपने इतना बड़ा ये विजन आपने मिशन लेके चल रहे हैं? बड़ा सार्थक सा प्रश्न है आपका और जिज्ञासा है आपकी। और लगभग मुझे लगता है 2 महीने से हमारा ये जल शपथ चल रहा है, जिसमें
जी। पहली बार किसी ने उस मर्म को, उस जड़ को, उस बीज को जानने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि इसका सर्वप्रथम श्रेय मैं अपने माता पिता को दूंगी, कि जिन्होंने मुझे ऐसे संस्कार दिए, एक ऐसा वातावरण बचपन से दिया जहाँ मुझे ये सिखाया गया था कि प्रकृति में भी प्राण है। मेरे पिता एक जन सेवक हैं, लेकिन आप शायद इस बात से अवेयर होंगे कि जब मैंने 1 करोड़ का संकल्प लिया तो थोड़ी सी घबराहट मुझे थी। हालांकि मुझे नर्मदा खंड के लोगों पे पूर्ण विश्वास है कि वो मेरी कही हुई बात को अपनी बात समझेंगे और हर दहलीज से पौधे निकलेंगे, वृक्ष निकलेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की बात को पूरा करना है। लेकिन सर्वप्रथम जब मेरा हौसला थोड़ा सा था तो पिताजी ने बोला ठीक है, चूँकि 2.5 से 3 लाख के करीब उनके वहाँ पे कॉन्स्टेंसी जो उनकी है उसमें घर है, तो उन्होंने प्रति घर एक वृक्ष तय किया और 2.5 लाख का संकल्प लिया। तो आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति जब राजनीति में होता है तो उसका फोकस आम तौर पे उसकी जनता, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी सत्ता, उसकी शक्ति, उसका धन, ये सब रहता है। लेकिन उस सबसे अलग हटके कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत सेवा की। और जब मेरा हौसला डगमगाया तो एक ऐसी पहल, मतलब वो ये भी कह सकते थे कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, वो ये भी कह सकते थे ठीक है मैं नर्मदा आऊंगा और तुम्हारे साथ लगवाऊंगा। थोड़ा सा स्वार्थी होते हुए अपनी जनता को फिर से उन्होंने चुना और प्रति घर एक वृक्ष का एवरेज लेते हुए उन्होंने अपना एक संकल्प लिया। तो एक ऐसा वातावरण था जहाँ पे प्रकृति थी, भक्ति थी, समर्पण था, संयुक्त परिवार था हमारा, और उस वजह से परवरिश में ही ये सिखाया गया था। माताजी अत्यधिक आध्यात्मिक हैं, अत्यधिक धार्मिक हैं। तो ऐसी परवरिश में जब बच्चा होता है तो मुझे लगता है बीज से ही फल निकलते हैं, बीज से ही शाखाएं वैसे ही बनती हैं। तो धरातल तो अम्मा पापा ने ही बहुत मजबूत कर दी थी। उसके बाद प्रभु कृपा हुई, आध्यात्म की कृपा हुई, साधु संतों का सानिध्य मिलने लगा और धीरे धीरे ये छोटा सा पौधा कब बट वृक्ष का रूप लेने लगा मुझे भी पता नहीं चला। और इसका एक अंतिम जो इसको छाव दी, मुझे संदेह मेरी नर्मदा ने दी। उन्होंने ऐसा सानिध्य दिया कि वृक्ष पल जाता है, वृक्ष लग जाता है, बीज डल जाता है, खाद पड़ जाती है, लेकिन जल उसमें बहुत आवश्यक होता है। तो ये बीज जो पड़ गया था भूमि में माता पिता के द्वारा, उसमें खाद रूपी गुरु का, साधु संतों का ज्ञान जो पड़ गया था, उस सूखे से वृक्ष में नर्मदा ने अपना जल दिया, अपनी भक्ति, अपना समर्पण, अपनी निष्ठा से उसने मुझे फलीभूत किया। और जैसे वो खुद कल कल करके बह रही है, उसने सूखी पड़ी शिप्रा को जल देके मुझे भी बहना सिखाया। आपने बहुत सुंदर तरीके से अपना ये पूरा दृष्टांत बताया। मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि ये तो अभी आपका है ही है जो आप कर रहे हैं जी मुझे लगता है कि आपका ये कोई पूर्व जन्म का भी संस्कार है बिल्कुल और आपकी कोई प्योर सोल रही होगी, जो अधूरा काम आपने पहले कहीं रह गया होगा वो आप अब कर रहे हैं इस जन्म में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये चीज प्रकृति तो पे मेरा कर्जा था शायद जो मैं उतारने आई हूँ। हाँ जी जी जी, क्योंकि ये मुझे महसूस हुआ कि इस उम्र में, इतनी कम उम्र में जाके इतना बड़ा विजन, इतना बड़ा मिशन, आप बदायूं पैदा हुए हैं और मध्य प्रदेश में जाके नर्मदा के लिए काम कर रहे हैं, तो आपका पहले से कोई ना कोई जुड़ाव जरूर रहा होगा। ये चीजें ऐसी बिल्कुल होती हैं कि प्रेरणा भी तभी मिलती है अंदर से जब हमारी आत्मा, हमारी सोल उस चीज से पहले से कनेक्ट होती है। अन्यथा ये चीजें मुझे ऐसे लगता है आसान कि से नहीं शरीर में होती। अगर रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है तो शरीर बहुत अधिक और बहुत सामर्थ्य से अधिक शारीरिक श्रम कर पाता है। तो मेरी रीढ़ की हड्डी माता पिता और भाई हैं, और वो सदैव मेरी हिम्मत बनते हैं, मेरा सहारा बनते हैं, मेरी मजबूती बनते हैं, मेरा प्रोत्साहन बनते हैं। तो कभी शरीर थकने नहीं देते। तो इस लाइव के माध्यम से मैं उन तीनों को प्रणाम करती हूँ जिस तरह से मुझे वो हिम्मत देते हैं और साथ देते रहते हैं। और बाकी आप जैसे लोग हैं जो एक मुलाकात के बाद, एक बातचीत के बाद मेरी तेरी संस्था ना कह के कहते हैं हमारी संस्थाएं हैं, काम करना है और शिप्रा कभी भी कोई ज़रूरत पड़े तो हम खड़े हैं। आपका ये कहना मात्र ही मुझे लगता है कि मैं शायद साल भर में भी इस 1 करोड़ वृक्ष का संकल्प पूर्ण कर पाऊंगी, क्योंकि इतने भाई लोग खड़े हुए हैं साथ में, इतने मित्र, इतने शुभचिंतक सब साथ खड़े हैं। तो कई बार होता है कि नाव अगर सामने दिखती भी है ना, तो भी अगर तैराकी नहीं आती है तो 2-4 हाथ मार लिए जाते हैं कि अब नाव करीब आ रही है। तो आप सब ऐसे ही हिम्मत बढ़ाते रहिए, प्रोत्साहित करते रहिए, अपने सुझाव देते रहिए। और मैं चाहूँगी कि आप अपना जो भी संस्थाएं चला रहे हैं उसमें मेरे हिस्से का एक जल संरक्षण का कोना खाली रखिए।
थोड़ा सा और प्राथमिकता से उस पर काम कीजिए, क्योंकि जल और वृक्ष एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हमने जल वृक्ष बचा लिए, प्रकृति बचा ली, तो हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए आंदोलन कर पाएंगे, तो नारी सशक्तिकरण के लिए धरना दे पाएंगे, तो हम हिंदू धर्म के लिए कुछ कर पाएंगे। मुझे लगता है बाकी सारे विषय बहुत आवश्यक हैं, लेकिन फिर भी दूसरे धरातल पे हैं। प्राथमिकता से जल और वृक्ष पकड़ना ही पड़ेगा, प्राथमिकता से उस प्रकृति को जीवित करना पड़ेगा जिसमें हम सांस लेते हैं, और जब हम जीवित रह पाएंगे तभी दूसरी धरातल पे आके बाकी आंदोलन, बाकी धरने और बाकी लक्ष्य बना पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं तो अब ये मिशन एक तरह से अपना बन ही जाएगा कि हम इस पे पहले से भी, हालांकि बहुत अवेयर था पानी को लेकर, तो मैं कभी उसका क्षय नहीं किया और ऐसे वेस्ट नहीं जाने दिया, लेकिन अब तो एक मन में संकल्प लेके और आज आपके साथ ये वार्ता हो रही है, तो इसके माध्यम से हम आगे हमें प्रण लेते हैं कि हम पानी का अपने देखते हुए क्षय नहीं होने देंगे। और पौधे में, दिल्ली के अंदर बड़े पौधों की कमी है, पौधों के लिए हम यहाँ पे अभियान शुरू करेंगे कि सबके माध्यम से पौधे लगवाए जाएं। और जब भी आपका दिल्ली आगमन होगा, आपके माध्यम से कोई कार्यक्रम करेंगे और पौधा का जो वृक्षारोपण कार्यक्रम है आपके माध्यम से जरूर करवाएंगे। तो दिल्ली में आपके लिए मैं आज आपको निमंत्रण देता हूँ कि आपका बहुत बहुत स्वागत है, कि जब भी आपके पास समय हो आप आए तो ये कार्यक्रम अवश्य करेंगे। तो हम आपके साथ पूर्णतः जुड़ना चाह रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे, क्योंकि आप समाज का काम कर रहे हैं। आप अपना व्यक्तिगत कुछ कार्य कर रहे होते तो शायद फिर इतना जुड़ाव नहीं होता, लेकिन समाज के काम में जब आदमी अपना तन मन धन से और निस्वार्थ भावना से काम करता है तो ऑटोमेटिक सबका जुड़ाव हो जाता है। कोई भी अगर व्यक्ति जो आध्यात्मिक किस्म का है, जिसके अंदर भावनाएं हैं और जिसके अंदर अपना किसी कुछ करने के लिए योजना है या कुछ चाहता है, तो वो अवश्य जुड़ता है। तो मेरी फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपने प्रण में, अपने लक्ष्य में आगे इसी समर्पित भाव से चलते रहेंगे, उसको पूरा करते रहेंगे, और हमारे से जो सेवा बन पड़ेगी हम आपके सहयोग के लिए हमेशा खड़े मिलेंगे। जो भी लोग मेरे 1 करोड़ के संकल्प को लेके थोड़े से भी सशंकित थे और उन्हें लग रहा था कि शायद संख्या बड़ी है, आप एकदम लाइव एग्जाम्पल हैं इस बात का कि कितनी सहजता से आपने मुझे 2 शब्दों में ये बोल दिया कि दिल्ली अब मुझ पे छोड़ दो। तो अगर दिल्ली का भाग आप हरा भरा कर पाए और नर्मदा का भाग मैं संभाल पाई, यमुना का तट आप संभाल पाए और नर्मदा का तट मैं संभाल पाई, तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात हो जाएगी। और आप जैसे लोग जुड़ते रहेंगे और कार्य इसमें हम जागरूकता अभियान अवश्य चलाएंगे, हमने केवल कहने के लिए नहीं बोला है आपसे, मैं जानती हूँ। इसमें हम जागरूकता अभियान जरूर चलाएंगे। ग्लोजल फाउंडेशन पे सिर्फ वही लोग ग्लोजल फाउंडेशन पे सिर्फ वही लोग आमंत्रित, उन्हीं को किया गया है, उन्हीं को निमंत्रण भेजा गया है जो मुझे पता है मेरे पिता की तरह झोपड़ी झोपड़ी उतर पाएंगे, और मुझे पता है आप ये कर लेंगे, इसीलिए आपको आमंत्रण गया है। और आज आपने ये बोल के बताया भी कि आप किसी को डांट के आए हैं कि भाई पानी नहीं बहना चाहिए, तो फिर किसी दिन किसी विषय के लिए आपसे सलाह मांगी जाएगी, आपके प्रयास मांगे जाएंगे, आपके सुझाव मांगे जाएंगे। आज आप आए हमारे ग्लोजल फाउंडेशन पे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे। आपने मुझे आमंत्रित किया, मुझे बोलने के लिए समय दिया और अपने प्लेटफॉर्म पे आप मैं अपनी बात रख पाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नर्मदे हर। नर्मदे हर।